देखिए, इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर में राष्ट्रीय आय बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम की। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और उससे हम आकलन करते हैं कि उसका एक वर्ष में कितनी आमदनी हुई। अब यहां पर एक वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि ली जाती है जिसमें पूरा इनकम एक्सपेंडिचर यानी आय व्यय का लेखा जोखा होता है। भारत में वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है। इसका भी इतिहास अलग है। जनरली दो कारण हो सकते हैं। औपनिवेशिक भारत में जब यहां पे अंग्रेज थे तो उनके यहां भी 31 मार्च की परंपरा थी, हमारे यहां भी वो अपनाई। और दूसरा यह है कि 1 अप्रैल यानी हमारा जो वर्ष शुरू होता है, शक संवत का कैलेंडर जो है वो होली के बाद शुरू होता है और यह फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए हम नए वर्ष यानी वित्तीय वर्ष मानते हैं। ये दोनों दलीलें अलग अलग है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राष्ट्रीय आय होता क्या है, उसे किन किन पैमानों पर कैलकुलेट करेंगे। तो राष्ट्रीय आय में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वह है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आपको बता दें कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया था कि भारतीयों का पर कैपिटा इनकम 20 रुपया है। यह पहली बार बताया गया। इसके बाद पीसी महालनोबिस ने 1949 में राष्ट्रीय आय के बारे में बताया। इसे हम आकलन जीडीपी में करते हैं। अब जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी ही बताता है कि वह देश कितना धनी या कितना गरीब है। भारत का जीडीपी 2022 तक 3 ट्रिलियन था। 2023 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक यह 3.5 ट्रिलियन होने की संभावना है और बताया जाता है कि 2030 तक यह 7 ट्रिलियन हो जाएगा। यह बहुत बड़ी रकम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि यह बहुत ज्यादा है। एक्चुअली भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और आप यूं समझिए ऐसे कि जैसे यदि 5% के पास 1,000 रुपए हो तो 5,000 रुपए हुए, और यदि 1,000% के पास यदि 10 रुपए हो तो ये 10,000 हो जाएंगे, 10,000 रुपए। आप सोच लीजिए कि ये भारत है। एक आदमी के पास 10 रुपए और 1,000 रुपए, यानी यूएसए और इंडिया की अगर तुलना करें तो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम में काफी अंतर है। अब पहले यहां जीडीपी समझें कि जीडीपी होता क्या है और जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जैसे हमने बताया कि किसी फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में, 1 ईयर में जितना भी सर्विस या प्रोडक्शन का मॉनेटरी वैल्यू होता है उसे जीडीपी कहते हैं। यानी ऐसे कहे कि किसी खास क्षेत्र में एक निश्चित किसी देश के सीमा के अंदर रहने वाले जितने लोग हैं उनका
वस्तु और सेवाओं का, यानी जो प्रोडक्शन हुआ और जो सर्विस है उसकी मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाती है। जैसे में हम आपको बताते हैं कि इसे आसान से समझें कि एक व्यक्ति है, वन फैमिली, मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई, एक फैमिली है जो एक जगह रहती है, उनके 3 संतान हैं, ए बी सी, और इनके यहां कुछ नौकर काम करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, ये 5 सर्वेंट है। अब कहता है कि मिस्टर एक्स का पेमेंट 50,000 है, मिसेस वाई का 40,000, ए एंड बी ईच 25,000 कमाते हैं एंड सी 5,000 कमाता है, और ये पांचों 5,000 रुपए के काम करते हैं। अब हमको जब जीडीपी कैलकुलेट करना है, अब इसमें जान लीजिए कि ए बी ये विदेश में रहते हैं और ये विदेशी हैं जो इंडिया में रहते हैं। अब जब जीडीपी काउंट करेंगे तो ये मिस्टर एक्स सहित ये होंगे, यानी मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई प्लस ओनली सी, क्योंकि ये विदेश में, फॉरेन में रह रहा है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्लस अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, यानी जो विदेशों में रह रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर ले तो ये इंडिया में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन या सर्विस दी जाती है वो, प्लस इंडिया के लोग अगर बाहर गए तो उनको माइनस कर देते हैं, और जो विदेशी जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनके आय को जोड़ देते हैं। देखिए, जीडीपी ही किसी देश का आर्थिक स्थिति दर्शाती है। पहले कहा जीडीपी, अगर किसी भी देश का जीडीपी में पॉपुलेशन से भाग दे तो ये आपको पर कैपिटा इनकम निकल जाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीडीपी बटा देश की जनसंख्या। इस तरह से हम जीडीपी काउंट करते हैं। सिमिलरली, अगर अब इस जीडीपी में से यदि एक्स को जोड़ दे, एक्स कौन है, तो ये विदेश में रहने वाले देशवासी, इसको इंपोर्ट जो हम मंगाते हैं वो पैसे देकर मंगाते हैं, और जो भेजते हैं एक्सपोर्ट, यानी निर्यात को जोड़ ले, ऐड कर, और माइनस एम, यानी देश में रहने वाले विदेशी, यानी आयात को, ये एक्सपोर्ट को जोड़ लेते हैं और इंपोर्ट को घटा देते हैं। फिर से समझिए जो हमने अभी बताया कि मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई प्लस ए बी सी, तीनों संतान, माइनस
अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा। अब ये होगा आपका जीएनपी, यानी इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि किसी देश का, यानी एक फॉर्मूला हमें मिला जीडीपी माइनस एम प्लस एक्स। अब यहां पे समझिए कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एम, यानी हम निर्यात अधिक करेंगे तो हमारा जो जीएनपी है वो बढ़ जाएगा। जाहिर सी है कि यहां x बड़ा होगा m से, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर m छोटा होगा x से, तो जाहिर सी है कि जीएनपी, जीडीपी बड़ी हो जाएगी। और x इज इक्वल टू m, तो जीएनपी बराबर जीडीपी, और यहीं पे दैट इज जीरो, तो ये है क्लोज इकोनॉमी, यानी बंद अर्थव्यवस्था। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जीरो हो जाए उसे क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, और उत्तर कोरिया का इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है। तो ये हम जीडीपी और जीएनपी, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन, यानी इसे कहते हैं मूल्य ह्रास। ये ऐसे समझिए, मूल्य ह्रास क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है यदि आप एक नई मोटरसाइकिल या कार खरीद के घर लाते हैं और जब उसे बेचने जाते हैं तो कार यदि 10 लाख का है तो कोई 10 में नहीं खरीदेगा, क्योंकि सेकेंड हैंड हो गए। उसी तरह से यदि कार को 1 साल तक रखते हैं तो उसकी इंश्योरेंस वैल्यू जो होती है, इंश्योरेंस वैल्यू गिर जाती है, यानी 10 लाख की गाड़ी अगले साल 9 लाख या 8.5 लाख में हो जाती है, क्योंकि घिसावट होता है, रबड़ है, आयरन है। तो इस प्रकार चाहे वो आप चलाए चाहे ना चलाए, लेकिन डेप्रिसिएशन होता है। तो जब हम एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें मिलता है एनएनपी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जीडीपी को लेकर और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत का जीडीपी, ये प्रश्न आते हैं, भारत का जीडीपी ये विश्व के 5th रैंक, यानी इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th इकोनॉमी। 1 नंबर पे यूएसए है, 2 नंबर पर जर्मनी है, 3 नंबर पर फ्रांस है और 4 नंबर पे इटली है। भारत 5वें स्थान पर है। इसके बाद आता है 6ठे स्थान पर है चीन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले साल की तुलना में अभी 8.6% का ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर। अब देखिए ये वृद्धि दर आ गया। जनरली वृद्धि दर एक बेस रेट में होने वाले कमोडिटी में जो बढ़ोतरी होती है उसे लेते हैं, और ये कमोडिटी 3 स्तर के होते हैं। पहला जो कि नेसेसरी होता है, दूसरा मॉडरेट, जरूरत है नहीं भी है, और तीसरा लग्जरी आइटम जैसे सिगरेट, शराब, सोफा, कार, तो इसको बदलते रहते हैं। तो पिछला 435 आइटमों को लेकर हमें बनाया गया है। तो सबसे पहले ये बेस रेट होता है कि उसी के आधार पर यह देखा जाता है कि कितना ग्रो हुआ। सबसे पहले आजादी के बाद 1949 से 1950 अभी हम लोगों का बेस रेट, ये क्वेश्चन आता है कि बेस रेट कौन सा है,
तो 2011-12 के बेस रेट चल रहे हैं और आगे इस साल शायद तय कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट बेस रेट कौन सा होगा। तो इसके आधार पर किसी भी वस्तु का कीमत कितना बढ़ा उसे लेते हैं, यानी पिछला कीमत से अभी कीमत कितना बढ़ा। जैसे सपोज कीजिए कि एक आइटम जिसका दाम था 110 रुपए, अब इस आइटम में यदि 10 रुपए की वृद्धि हो गई तो जितना परसेंट ये ग्रो किया उसे लेंगे। और जाहिर सी है कि हर एक वस्तु का अलग अलग ग्रोथ होगा। तो हम रेशियो निकालते हैं और ये पिछले 25 वर्षों में भारत का ग्रोथ काफी तेजी से हुआ है, जिसे एक नया नाम दिया गया है। भारत का जो ग्रोथ हुआ है उसका नया नाम दिया है अमृत काल। ये लास्ट 25 इयर्स में जो ग्रोथ हुए हैं उसे रखा गया है अमृत काल। अब देखिए, हमें राष्ट्रीय आय जानने के लिए कई अलग अलग विधियां हैं। एक ऐसे जैसे एट फैक्टर कॉस्ट, यानी वस्तु की कीमत पर, और दूसरा इसे कहते हैं बाजार मूल्य, और दूसरा लागत खर्च, यानी स्थिर कीमत। पहला है वस्तु की कीमत पर। देखिए, रुपए की वैल्यू अलग अलग शहरों में अलग अलग होती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन होती है, और ये डिपेंड करता है कि हम कैसे जानेंगे कि कहां होती है। तो हम जब कोई सामान खरीदते हैं उसके आधार पर उस वस्तु का निर्धारण करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मामूली छोटे छोटे चीज, जैसे 1 BHK रूम का रेंट लेते हैं तो रूरल एरिया में ये 500 से 1000 रुपए होगी मंथली रेंट। थोड़े शहरी हो तो वहां पर यह 2000 से 3000, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसका सीधे कीमत 5000 से 8000 रुपए। उस मेट्रोपॉलिटन में भी अलग अलग है। अगर मेगा, जैसे हम दिल्ली की बात करें तो हो सकता है वो 15000 हो। अगर हम मुंबई की बात करें हो सकता है कि 20000 हो, या पॉश एरिया की बात करें तो 25-30। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, यानी बाजार पर अलग अलग मूल्य की चीजें, खाने से लेकर अदर चीज में कंपेयर आप कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, कॉस्ट प्राइस। देखिए, हर लोगों का आय का निर्धारण हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि गांव में या छोटे शहरों में 20,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपना परिवार आराम से चला सकता है, लेकिन दिल्ली में 50,000 रुपया पर मंथ कमाने वाला व्यक्ति भी आराम से नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस अलग है। यही कारण है कि जहां पर सब्जियां उगती हैं वहां सब्जियों का मूल्य कम होता है, और बाजार से होकर आपके पास आते आते वो दुगनी या चौगनी हो जाती है, क्योंकि उसके लागत अधिक होती है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक छोटा सा पार्टिकुलर एरिया में दिल्ली के, मान लीजिए कि हम कनॉट प्लेस, या अगर हम पुरानी दिल्ली के 2 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों का अगर हम आय ज्ञात करें, सपोज कीजिए दिल्ली भारत का सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे घना, तो सपोज कीजिए कि वहां 2 स्क्वायर किलोमीटर में
22,000 या 20,000 लोग रहते हैं, ऐसे 22,000 ही रहते हैं, 20,000, और 20,000 में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। उसमें कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब है, उनकी सैलरी है, आप आय का पता लगा लीजिएगा। लेकिन जो बिजनेस होल्ड करते हैं, यहां तक कि जो सब्जी बेचते हैं, तो इस जगह पे हमें ज्ञात करने के लिए, देखिए, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम ज्ञात करने के लिए 3 प्रमुख मेथड अपनाए जाते हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड, यानी कितना उत्पादन हुआ। देखिए, हमारे यहां 3 सेक्टर आता है। पहला प्राइमरी सेक्टर, यानी जिसपे सबसे ज्यादा प्राइमरी में जो आता है वो एग्रीकल्चर, श्रम प्रधान होता है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, खनन, फॉरेस्ट, फिशरी, यानी जिसमें श्रम ज्यादा लगे वो प्राइमरी में आता है। फिर सेकेंडरी, इसमें प्रोडक्शन यूनिट है, उत्पादन इसमें है। और ये टर्शियरी यानी सेवा क्षेत्र, ये उत्पादन से है, ये सेवा क्षेत्र यानी सर्विस से, जैसे बैंकिंग वगैरह। आय विधि जनरली जैसे हम ट्रेड करते हैं तो उससे कुछ आय होता है, जैसे हम किसी चीज का होटल या उत्पादन करते हैं, इससे हम आय विधि से ज्ञात करते हैं। और व्यय विधि यानी कितना हमने कंज्यूम किया, कैसे बताते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में लगभग 20,000 लोग रहते हैं, सपोज कीजिए। उसमें कुछ लोगों के द्वारा कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है, सब्जी जाकर बेचते हैं, तो कितने का बेचते हैं ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, कुछ लोग सर्विस, नौकरी में है, ठेला लगाते हैं, कुछ सेवा देते हैं, उससे हम देखते हैं। और ये लोग जितने खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, इन तीनों के आधार पर नेशनल इनकम ज्ञात किया जाता है। तो आपको याद करना चाहिए, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए जितना आपने कंज्यूम किया और जितना आपने सेविंग किया, इन दोनों से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है कि इंडिया में नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है। तो यह करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना 2 मई 1951 1951 को हुआ था। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, नई दिल्ली, जबकि यह मुख्यालय स्टैटिस्टिकल ब्रांचेस यानी सांख्यिकी शाखा कोलकाता। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले कि इसमें प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का गणना कौन करता है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO द्वारा। उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई। फिर इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो न्यू दिल्ली में है। और इसका स्टैटिस्टिकल हेडक्वार्टर यानी सांख्यिकी शाखा कहां है, तो वह है कोलकाता में। इसके अलावा सबसे पहले पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं। भारत के प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने अनुमान लगाया था, तो भारत का प्रति व्यक्ति आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम 20 रुपए है। वर्तमान समय में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो भारत का प्रति व्यक्ति आय $7,333 है, जो कि विश्व में इसका स्थान 123 है। वर्ल्ड में इसका स्थान 123 है और
एशिया में इसका स्थान 31 है। एशिया में इसका स्थान 31वां है। ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो राष्ट्रीय आय से संबंधित आता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारा हमने आपको